ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ, ਫਿਰ ਪੀਐਚਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ AN ਕਾਲਜ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਆਦਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, हेलो। मेरा सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके इस मंच पर मौजूद हूँ। और मैंने कब लिखना शुरू किया, आपका ये सवाल है, तो मैं यही कहूँगी कि लिखना तो मैंने लड़कपन से शुरू किया। 13 साल की उम्र में कच्ची पक्की कविताएं लिखती थी और 13 साल की उम्र में मेरी एक छोटी सी रचना नव भारत टाइम्स अखबार में छपी, जिससे मुझे बड़ा उत्साह बढ़ा। छोटी सी बच्ची को अपना अखबार में नाम देखकर एक अजीब तरह का उत्साह मुझ में भर दिया उस एक प्रकार से उस रचना ने। और लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मुझे लग रहा है लिखने से ज्यादा मैं पढ़ती थी और कुछ तुकबंदियां करती थी। जैसे स्कूल में टीचर ने कहा कि भाई कुछ लिखो, एक फेयरवेल सॉन्ग लिखो 10वीं क्लास में, तो लिख दिया। तो ये सब चलता था। लेकिन आज जो थोड़ा सा लेखन जगत से जुड़ चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने संजीदा लेखन, एक गंभीर लेखन मैंने शुरू किया आज से 15 साल पहले। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने किस बात से प्रभावित होकर लिखना शुरू किया? किसी ने आपको प्रेरित किया या पहले कोई आप रचनाएं पढ़ती थी? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप प्रेरित हुई और आपने लिखना शुरू किया? देखिए, बचपन में तो एक शौकिया इंसान लिखता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर बीज रहा होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हर बच्चा या बच्ची तो कविता नहीं करती। लेकिन ये है कि जो मैंने गंभीर लेखन किया उसके पीछे एक घटना है। एक बार मेरी ये आज से करीब 15 वर्ष पहले की घटना है। मेरी एक सहकर्मी थी जिन्होंने
कूड़े के ढेर में से एक पॉलिथीन को उठाया, क्योंकि वो पॉलिथीन हिल रहा था, हिल डुल रहा था। तो वो बड़ी जागरूक नागरिक थी, उन्होंने जाके पॉलिथीन को उठाया और देखा, उसे खोला तो उसमें एक नवजात शिशु को देखकर वो दंग रह गई। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने पुलिस को बुलाया और उसको खोला गया तो उसमें एक बच्ची थी, नवजात बच्ची, जो प्लेसेंटा से भी जुदा नहीं हुई थी। तो फिर उसको पुलिस के सहयोग से उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज कराया। तो उन्होंने ये घटना हमें सुनाई, ये घटना हमें सुनाई तो मैं इस घटना को सुनकर इतनी विचलित हो गई, और घर आने के बाद भी वो घटना मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही, और मैंने उसको कलमबद्ध कर दिया, लिख दिया उसको, ऐसे उसका जैसे एक लिखित रूप में। और अगले दिन जाकर मैंने अपने स्टाफ रूम में जब सुनाया तो उस उसे देखकर काफी लोगों को, उसको सुनकर काफी लोग कहा जाए द्रवित हो गए, और लोगों ने काफी कहा कि तुम्हारे लिखने में तो ताकत है, जो हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह से लोगों ने जब ऐसे कहा तो मुझे थोड़ा एक उत्साह बढ़ा, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी लेखनी को फिर से शुरू करूं, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जब आप पढ़ाई करने के बाद आपकी शादी हो जाती है, परिवार, बच्चे, नौकरी, तो लिखना छूट जाता है। तो मैंने फिर से वो अपनी जो कलम थी, लिखती तो मैं थी लेकिन उसको मैंने पैना किया, और फिर मैंने गंभीर लेखन, और मैं बता दूं आपको कि वो जो घटना मैंने लिखी थी उसको मैंने बाद में एक कहानी का रूप दिया, और वो मेरी अपरिचित नाम से वो कहानी मेरी किताब जुगनी में एक कहानी के रूप में वो आज भी पाठकों को मिलेगी। तो यहाँ से फिर मेरी कलम रुकी नहीं, और लगातार मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से लिख रही। जी, बहुत अच्छा आपने मार्मिक बयान किया है। मेरा ख्याल है आप अपनी कहानी इसकी माँ बनोगी की बात कर रहे हैं। यदि मैं ठीक हूं तो मेरा ख्याल है ठीक रहा होगा। एक बात और बताइए कि नहीं, अच्छा, नहीं 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 नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, ये कहानी है अपरिचित, अपरिचित कहानी है, जुगनी में है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 29 वर्ष से पटना में कार्यरत हैं अध्यापन के रूप में, और आपका परिवार भी है। तो परिवार और नौकरी के साथ आप तालमेल या जी। सुमेल कैसे बिठाती हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, सवाल ये उठता है कि एक होते हैं कर्तव्य, एक तरफ कर्तव्य होते हैं, एक तरफ आपके शौक होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कर्तव्य जो है वो हमारी प्राथमिकता होती है। मैं कर्तव्यों को पहले तरजीह देती हूँ। तो कर्तव्य निभाने के चलते मैंने अपने लेखन को मुलतवी किया, एक तरह से उसको मैंने पोस्टपोन किया, और मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां पहले निभाई। और उसके बाद जब एक ऐसा वक्त आया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और स्कूल खत्म करके वो ऊंची पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं उनकी एक प्राथमिक जिम्मेदारियों से थोड़ी सी मैं मुक्त हुई हूँ। तब मैंने लिखा, और उसके बीच में जो थोड़ा बहुत लिखती थी वो तो देखिए एक जुनून होता है, जिसको लिखने का जुनून होता है तो वो रसोई घर में कढ़ाई में खाना बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए भी बीच में कुछ ख्याल आया तो एक डायरी रख ली, उसमें कुछ लिख लिया। और कई बार रातों को, आधी रात को आपको नींद नहीं आ रही और कोई विचार आपको दिमाग में आपको कुलबुला रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने आधी रात को ही उठकर और कुछ ना कुछ कलमबद्ध किया है, जो विचार आए। क्योंकि कहते हैं ना कि विचार मुंडेर पर आए पंछी की तरह है, उसको नहीं अगर हमने पकड़ के रखा तो वो उड़ जाएंगे। तो इस तरह कई बार ये हुआ, या कई बार मैं सुबह सुबह उठकर ही
कलम लेकर अपने कलमबद्ध किया अपनी डायरी में, जो रात को मेरे दिमाग में कोई कविता की पंक्ति या कोई ऐसी चीज आई। तो लेकिन कहानियां चूंकि मैंने 15 वर्ष पहले, जब मैं अच्छी तरह से फ्री हो गई थी, मतलब काफी हद तक मैं मुक्त हो गई थी, तब लिखा मैंने। और उसके पहले तो बस चलते फिरते गाड़ी में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, भीड़ में, जहां मुझे कुछ आता था, जहन में कुछ पंक्तियां आती थी, तो मैं बस उसको कलमबद्ध कर लेती थी। तो मुझे लग रहा है कि एक जुनून होता है तो आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। तो ये इस तरह से मैंने तालमेल बिठाया। और हाँ, कुछ साल उसको मुलतवी किया मैंने। अगर मुलतवी नहीं करती तो क्लैश होता, फिर दिक्कत हो जाती। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने बयान किया है। और घर में और लेखन में कैसे आपने सुमेल बिठाया, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जब लिखना शुरू किया तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे शुरू किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका कोई प्रिय कहानीकार भी है, या अपने आप में आप लिखती हैं, कोई आपने किसी से प्रेरणा या कोई मोटिवेशन ली हो, ऐसा कुछ है आपके बारे में? देखिए, ऐसा है कि मोटिवेशन तो हम जरूर लेते हैं। बिना जी मोटिवेशन के इंसान ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। कोई ना कोई ऐसे तत्व होते हैं जो आपको पीछे से पुश करते हैं, आपको एक सकारात्मक रूप से आपको आगे आगे ठेलते हैं। तो मुझे लग रहा है मैंने मैंने 20 साल जब मैंने संजीदा लेखन नहीं किया, अपनी कहूँ 9वीं-10वीं क्लास से लेकर, और मैंने एमए पीएचडी और उसके बाद शादी के बाद भी 20 वर्ष तक जब मैंने संजीदा लेखन नहीं किया, तब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ती थी। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। और मैं बिल्कुल निसंकोच कहूंगी कि मुझे कहानियों में, कहानीकारों में मुझे शिवानी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उसके बाद आचार्य चतुर्सेन को मैंने काफी पढ़ा। शरद चंद्र की कहानियां बहुत पढ़ी, जो मुझे लग रहा है मेरे कच्चे मन पर, लड़कपन से लेकर युवावस्था तक में जो आप पढ़ते जाते हैं वो आपके भीतर एक संस्कार बनता जाता है। तो मुझे लग रहा है शिवानी ने, शरद चंद्र ने, आचार्य चतुर्सेन ने, उनकी भाषा ने, उनके कथ्य ने, उनके शिल्प ने मुझे बहुत कहीं ना कहीं मुझ पर एक छाप छोड़ी है। और आजकल का कहूँ तो नरेंद्र कोहली जी को मैंने बहुत पसंद किया, उनको भी पढ़ा मैंने। बहुत विपुल लेखन है उनका, लेकिन काफी हद तक। और अगर कविताओं की बात करें तो महादेवी वर्मा को हमने छात्र जीवन में पाठ्य पुस्तक में पहले पढ़ा, फिर मैंने उनकी और भी किताबें ढूंढकर पढ़ी। अज्ञेय की कविताएं हमने पढ़ी, उनके बाद तो लगता है उन जैसा कोई कवि नहीं हुआ। धर्मवीर भारती को पढ़ा, और फिर अमृता प्रीतम जी का दीवाना कौन नहीं है, उनकी कविताएं। फिर आजकल का कहें तो केदारनाथ सिंह है, वो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। तो इस तरह से नरेश सक्सेना जी हैं। तो ये सिलसिला है, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। पर मुझे लग रहा है अगर मैं एक शब्द कहूँ तो शिवानी मेरी जी ऑल टाइम फेवरेट रही हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी बोला कि आप कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। मेरा एक और इसी में से प्रश्न उठता है कि इन दोनों विधाओं में से आपको सबसे प्रिय कौन है? तो सवाल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेखक जो होता है उसको तकरीबन अपनी सभी रचनाएं पसंद होती हैं, लेकिन फिर भी आपको इनमें से कोई बिल्कुल प्रिय लगा हो तो ऐसा बताएं। मैं इसका जवाब आपको यूं देना चाहूंगी कि जैसे एक माँ को पूछा जाए उसके दोनों बच्चों में से कौन सा प्रिय है, लेकिन लेकिन मैं इसका जवाब एक दूसरे ढंग से देना चाहती हूँ कि एक बच्चा है जो बड़ा शांत शालीन है, और दूसरा बच्चा बड़ा शैतान और खुराफाती है। अब आप, प्यारे तो दोनों हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को अपने पीछे बहुत दौड़ाता है, और दूसरा जो है वो बड़ा आज्ञाकारी है। तो मेरी कविता जो है ना वो मुझे तंग नहीं करती, क्योंकि कविता जो है एक स्वतः स्फूर्त विधा है। कविता तो बिल्कुल बुलबुले की तरह फूटती है, जैसे कोई प्रस्फुटित होती है, अपने आप प्रस्फुटन होता है। मुझे नहीं लगता कि कविता कोई भी कवि लिखता है, कविता खुद को खुद लिखवाती है। कविता मन में बिल्कुल एक तरंग की तरह
उमगती है, उठती है और फिर उसको कागज पे कलम से हम कलमबद्ध कर देते हैं। लेकिन कहानी बड़ी अध्यवसाय, बड़ी मेहनत, बड़ा पुरुषार्थ। वो मिट्टी, जैसे मिट्टी को लेकर कुम्हार बर्तन बनाता है, वो उसको कूटता है, छानता है, पीसता है, फिर उसको चाक पर करता है, फिर उसको तपाता है। तो कहानी बनाना मुझे लग रहा है तपस्या है। आनंद तो बहुत आता है जब बन जाता है, जैसे कुम्हार का मिट्टी को एक सुंदर आकार देकर बर्तन बनाता है तो कितना आनंदित होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन उसके पीछे बड़ी लंबी उसकी एक कहा जाए उसका परिश्रम होता है। तो कहानी बनाने में एक मेहनत है, क्योंकि हम कहीं से एक बीज उठा के उसको अपनी कल्पना से हम कल्पना का तड़का लगा के एक बिल्कुल एक प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि दोनों मुझे बहुत पसंद है। और मैं यूं कहूं कि कहानी लिख के जब थक जाती हूँ तो कविता लिखती हूँ, और जब मैं थक जाती हूँ तो स्ट्रेस बस्टर है कविता लिखना, लेकिन कहानी स्ट्रेस है, कहानी जी मेहनत है, वो मेरे लिए बिल्कुल। बहुत परिश्रम है। जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। इन दोनों विधाओं में आपने बोला भी दोनों ही आपको प्रिय हैं। तो हम अपने दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी ये जानना चाहेंगे, आप कोई अपनी जैसे मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी है, मौन का महाशंख, उस पुस्तक में से या किसी और पुस्तक में से आप कोई अपनी प्रिय कोई कविता सुनाएं हमारे दर्शकों को, जो भी आपको अच्छी लगती। जी, मुझे यही कहना है कि प्रिय की जहां तक बात है तो प्रिय तो उसको वो पाठकों की होनी चाहिए। कवि के लिए तो सब बराबर सभी है, के लिए लेकिन सभी का कभी कभी जो पाठकों को ज्यादा पसंद आ जाती है तो वो कविता कवि की खास हो जाती है। हो तो जाती है। आपने मेरी कुछ कविताएं जो आपने अनुवाद की हैं, मुझे लग रहा है मैं उसी में से एक कविता आपको सुनाती हूँ, ताकि जी पंजाबी में तो लोग उसको पढ़ ही रहे होंगे, पर जी जी मैं उसको जो उसकी मूल भाषा है हिंदी जी में, और ये जी कविता स्त्रियों की पीड़ा पर है। औरत जी का कमरा। जी जी बहुत मजबूत हैं उसके कमरे की दीवारें, बहुत मजबूत हैं उसके कमरे की दीवारें। कितने ही हथौड़े फौलादी चीतकारों के, सिसकियों सुबकियों के झेल जाती हैं ये बखूबी। बहुत मजबूत है उसके कमरे की दीवारें, कितने ही हथौड़े फौलादी चीतकारों के, सिसकियों सुबकियों के झेल जाती हैं ये बखूबी। रोज बरोज बहता है नमकीन पानी का समंदर, रोज बरोज बहता है नमकीन पानी का समंदर, पर इनका प्लास्टर नहीं झड़ता, नहीं आती है सीलन कभी। इनका प्लास्टर नहीं झड़ता, नहीं आती है सीलन कभी। लबालब भरी पीड़ा को सोख लेता है फर्श भी चट से, डोर बेल के बजते ही। स्त्रियां घर में कितनी भी दुखी उदास हो, आंखों में आंसू हो, जैसी घर में घंटी बजती है वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट का मुखौटा लगाकर दरवाजा खोलती हैं। मैंने कुछ वही बात कहने की कोशिश की है। तो लबालब भरी पीड़ा को सोख लेता है फर्श भी चट से, डोर बेल के बजते ही। यूं ही खड़ा है ये कमरा अभेद्य तहखाने सा सदियों से, यूं ही खड़ा है ये कमरा अभेद्य तहखाने सा सदियों से। पुश्तों की विरासत को सहेजे, विरासत विरासत आहों कराहों की, कोफ्त और जिल्लत की, टूटी चूड़ियों फटे दामन की, चटके हौसलों कातर निगाहों की, सूजे होठों की। पहले था ये उसकी दादी का कमरा, पहले था ये उसकी दादी का कमरा, फिर माँ का, और अब उसका कमरा, या कहूं तो औरत का कमरा। जी, बहुत ये मार्मिक कविता कविता थी। है, बहुत बहुत संवेदनशील और मार्मिक कविता है, जो औरत के दर्द की, औरत की जो पीड़ा है उसको आपने बहुत गंभीर रूप से प्रस्तुत किया। बहुत मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ आपका।
एक और प्रश्न मेरे जहन में आता है कि यदि जब आप लिखते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सी कविताएं नारी के बारे में हैं, नारी के अस्तित्व के बारे में हैं, नारी की जो नारी विमर्श है उसके बारे में है, तो आप, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, क्योंकि सारे विश्व में, देश में भी देख रहे हैं कि नारी सभी पक्षों में बहुत आगे जा रही है, लेकिन क्या कारण है कि उसका जो जीवन है वो अभी भी वो उसी पुरातन तरह का रहा है। हम लेखक भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक लोग भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप इसका मूल क्या समझते हैं कि औरत ने अपनी जो असलियत थी, जो उसके अंदर जागरूकता होनी चाहिए थी, उसको क्यों प्रदर्शित क्यों नहीं कर सकी? इसका कोई आपका कोई विचार हो तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वो किस तरह से उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन ये दुख की बात है कि आज भी बहुत बड़ी तादाद में स्त्रियां जो हैं वो हाशिए पर खड़ी हैं। और उसके लिए आपने कहा कि क्या वजह है, मुझे लग रहा है वजह सबसे बड़ी है कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो माहौल है समाज का, आज भी हमारे समाज में लड़कियों को दोयम दर्जा दिया जाता है। शिक्षा के मामले में, पालन पोषण के मामले में, उन्नति के मामले में, जो अपनी बच्चियों को बांध कर रखा हुआ है जिन लोगों ने, वो बच्चियां एक प्रकार से खूंटे से बंधी बेटियां ना शिक्षित हो पा रही, ना स्वावलंबी हो पा रही हैं। और जिन्होंने अपनी बच्चियों को आजादी दी है अपना जुनून पूरा करने की, अपनी अपनी स्किल्स को, अपनी मेधा को आगे बढ़ाने की, वो लड़कियां आज ओलंपिक तक से मेडल जीत के ला रही हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी बात तो है कि हम अपनी बेटियों को भरपूर शिक्षा दें और उन्हें स्वावलंबी बनाएं। जैसे हम लोग सोचते हैं उनका विवाह करके उनको सेटल कर दें, नहीं, उनको स्वावलंबी बना के, उनका सेटल होना स्वावलंबी होना है। जिस दिन ये बात हो जाएगी ना, उस दिन हमारे देश की कोई भी बच्ची जो है वो हाशिए पर नहीं होगी। वो बिना बिना हम लोग आजकल झंडा उठा के स्त्रियों के लिए नारेबाजी कर रही हैं, स्त्री विमर्श के, हमें आजादी दो ताकि हम आगे बढ़ें। तो मुझे लग रहा है नहीं, कोई झंडा बरदारी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए हम बेटियों को, हमारी बेटियों को घर में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा होना है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, शायद वो कुछ लोगों को गवार गुजरे। हमने बहुत बार सुना है कई समाजों में, बेटियां हमारी घर की बहुत बंदिशों से भाग जाती हैं, प्रेम करती हैं और प्रेम में वो किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या आपने आज तक सुना है कि कोई लड़की पढ़ने के लिए भागी हो, जिसने पढ़ने के लिए घर में विरोध किया हो, विद्रोह किया हो, और वो घर से भाग गई हो कि मुझे मुझे पढ़ाओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगी? तो मुझे लग रहा है कि हमारी लड़कियों में भी जज्बा हो कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी जिंदगी में प्रेम या जो जिंदगी के और खुशियां हैं और सुख हैं, उनसे पहले वो अपनी पढ़ाई को और अपने स्वावलंबन को, अपने पैरों पर खड़े होने को वो महत्व दें, और उसके लिए वो किसी भी हद तक विद्रोह करें, और उसके बाद देखिए उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो यही कारण है कि स्त्रियां, सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे परिवार शहरों में, महानगरों में, लेकिन अभी भी गांव में, कस्बों में, आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर खाप पंचायतें हैं। आप देखिए उनके अपने फैसले होते हैं। तो खैर ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन मुझे ये कहना है कि हमारे बच्चियों के पालन पोषण में माता पिता उन्हें सपने देखने की आजादी दें, और जहां उन्हें आजादी मिलेगी वहां वो उनके पंख अपने आप जो है मजबूत हो जाएंगे। आप उन्हें सपने देखने की आजादी दीजिए और सपने पूरे करने के मौके दें, और उन्हें थोड़ी सी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें उतना उन्हें अनुमति दें, और फिर मुझे लग रहा है कि हमारे काफी हद तक स्त्रियों की समस्या दूर हो सकती है।
बिल्कुल। आपने शिक्षा की बात की, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप स्वयं उदाहरण हैं शिक्षा के लिए। आपने इतनी दूर से आकर दिल्ली में पढ़ाई की और डबल एमए किया, फिर एमफिल की, फिर पीएचडी की, और फिर आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारी लड़कियों के लिए, की नारियों के लिए, कि ये एक उदाहरण है जो आप अपना जो योगदान इसमें दे रही हैं। तो मैं ये चाहूंगा एक बीच में एक आप अपनी कोई लघु कथा, यदि आप हमारे दर्शकों को सुना सकें कोई भी, तो जरूर प्लीज आप उसको सुनाइए, कोई भी लघु हाँ। कथा। लघु कथाएं मेरी कम है, मेरी लंबी कथाएं ज्यादा हैं, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर जो मौका है उसमें छोटी ही कहानी सुनाऊंगी। तो मुझे याद आ रहा है कि आजकल हम समाज, देखिए हम लेखक जो भी लिखते हैं वो समाज से कुछ देखकर तभी हमारी कलम चलती है, जब हम उद्वेलित होते हैं। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं जिंदगी में, साधन जुटाने में, पैसे कमाने में, हम एक बहुत खास बात भूल जा रहे हैं। हम अपने मन की जो भाव हैं, किसी के प्रति प्यार है, मोहब्बत है ना, तो उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, उसको कह नहीं रहे हैं। एक छोटा सा आम उदाहरण देती हूँ। हम रोज ऑफिस में अपने बॉस को थैंक्स कहते हैं, दिन में 4 बार थैंक्स कहते हैं। कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान के मंदिर में जाके भगवान को भी हम थैंक्स कहते हैं, लेकिन हम अपने घर में अपनी माँ को थैंक्स नहीं कहते, अपने पिता को हम धन्यवाद नहीं देते जो हमें पालते हैं, पोसते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम ही है थैंक यू। उम्मीद है सुनने वालों को पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। आज उमा बहुत उदास है। आज उमा बहुत उदास है। पति के जाने के बाद 2 ही सहारे हैं। मुझे लग रहा है बहुत किसी का माइक ऑन है, ये जरा इसको ऑफ करवा दीजिए, म्यूट करा दीजिए। आज उमा बहुत उदास है। पति के जाने के बाद 2 ही सहारे थे जिंदगी का सूनापन काटने के, कॉलेज की नौकरी और नेहा। नेहा 12वीं पास करके मुंबई चली गई। अब तो उसके कॉलेज का एक सेमेस्टर भी खत्म हो गया। लगभग रोज फोन पर बात होती है, पर आज कुछ अजीब सा खालीपन कचोट रहा है। शुक्र है लेक्चरर की नौकरी है, वरना तो ये तन्हाई जान ले लेती। लंबी सांस खींचकर वो उठी, एक प्याला कॉफी हाथ में थामे नेहा के कमरे का रुख किया। तस्वीर में मुस्कुराती बेटी कह उठी, चिल ममा, नो मोर डिप्रेशन। उमा हौले से मुस्कुरा दी, टेबल का दराज खींचा और भीतर रखी गुलाबी फाइल निकाल ली। नेहा की यादों का खजाना खुल गया। उसकी अनगढ़ हैंडराइटिंग में लिखा पहला कार्ड, हैप्पी बर्थडे ममा, और फिर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू, थैंक यू जैसे दर्जन भर कार्ड थे। एक सॉरी कार्ड भी था जिसमें आंसू बहाता एक चेहरा अंकित था। हर संदेश और छोटी छोटी इबारतें अतीत की खट्टी मीठी यादों की शक्ल अख्तियार करने लगी। पिछले 6 महीनों में रंग बिरंगे अक्षरों में नेहा के भेजे कितने ही संदेश और चिट्ठियां इस उदास शाम में उसकी उंगली थामे बैठी हैं, मानो नेहा ही उसके सुकून का सबब बनी उसके पास आ बैठी हूँ। अगला दिन खुशगवार था। विदेश से भाई का संदेश आया है कि माँ भारत आ रही हैं, 10 दिन उसके साथ ही रहेंगी। आहा, पूरे 4 बरस बाद वो माँ से मिलेगी। राधा को कहना होगा मेरे कॉलेज जाने पर माँ का पूरा ख्याल रखे, वो भी क्लासेस एडजस्ट करके कॉलेज से माँ के लिए जल्दी आ जाया करेगी। माँ को देख वो पुलकित थी, पर माँ इन 4 बरसों में कितना झड़ गई हैं। 75 तक पहुंचते पहुंचते चाल भी धीमी पड़ गई है। पर ये क्या, अगली सुबह देखती है माँ चाय का प्याला थामे उसे जगाने आई है। अरे माँ तुम पी ले उमा, रोज तो तू ही बनाती है। माँ की आवाज से शहद झर रहा था। दोपहर कॉलेज से लौटी तो टेबल सजी थी।
माँ आतुरता से खाना परोसने लगी। हाथ धोकर हटी तो माँ तौलिया लिए खड़ी थी। उमा को अपना बचपन याद आ गया। पर अब इस उम्र में माँ इतनी तकलीफ उठाए ठीक नहीं लगता। लेकिन वो क्या करे, माँ सुनती भी तो नहीं। यही सिलसिला चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से। उमा नतमस्तक है बूढ़ी माँ की सेवा और वात्सल्य के आगे। जी चाहता है माँ के सीने से लग जाए, चरणों में लौट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहा उसके गले से लिपट जाती है। माँ के गाल चूम कर कहे थैंक यू माँ, ठीक वैसे ही जैसे नेहा उसके गालों को चूम चूम कर कहती है। पर हाय, कैसे कहे, उसे तो लाज आती है, उसे आदत भी तो नहीं। उसके जमाने में माँ बेटी में ऐसे लाड़ नहीं लड़ाए जाते थे। जिंदगी भर तो कहा नहीं। अब क्या आज के जमाने की नकल करूं? पर मैं कितनी रोमांचित होती हूँ नेहा के आई लव यू पर, थैंक यू पर। आहा, उस रोमांच, उस पुलक पर सारे जहां के सुख कुर्बान। क्या माँ को ये सुख नहीं मिलना चाहिए? और फिर कब पलकें नींद से बोझिल हुई, उमा न जान सकी। अगले दिन कॉलेज से लौटी, खाना खाया, सारा काम खत्म कर रात को अपने कमरे में लौट सोने आई। बिस्तर पर लेटी कि ठकमकाते माँ आ पहुंची। एक डिब्बा सामने रखा और बोली, ले तेरे लिए। ढक्कन खोला तो अवाक, ढेर सारे छिले हुए चिलगोजे। बचपन से उसके फेवरेट थे चिलगोजे, पर वो छीलने से बहुत चिढ़ती थी। लगता है 20 साल बाद किसी ने छील कर दिए हैं। किसने छीले और कब छीले? मैंने छीले बेटा, जब तू कॉलेज जाती थी। नए बरसाती पलकों ने बिछावन भिगो दिया। माँ के प्रति उसका मन विह्वल प्रेम से भर गया। डिब्बा देकर लौटती माँ के पीछे गई और बिना आंख मिलाए पीछे से ही माँ के गले में बाहें डालकर बोली, थैंक यू माँ। अरे पगली, कहते हुए माँ मुड़ी, पर उमा प्रेम की इस अभूतपूर्व अभिव्यक्ति से लाल हुए मुख को छिपाकर बाथरूम में घुस गई। सुबह इतवार था। वो कुछ देर से उठी। बाहर आई तो देखा माँ रसोई में उसके लिए चावल की कचौड़ियां बना रही थी। खुशबू के बवंडर उठ रहे थे। साथ ही उसके कानों ने माँ की थरथराती आवाज में आज 40-45 साल बाद फिर से उनका वही पसंदीदा गीत सुना जो अपनी लरसती आवाज में वो अक्सर पापा की फरमाइश पर सुनाती थी। उमा रसोई के बाहर ही ठिठक गई और कान लगाकर सुनने लगी। और आवाज आ रही थी, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का पाला। तो बहुत ये थी बहुत मेरी बहुत कहानी, जिसमें बहुत मैंने दिखाया कि किस तरह थैंक्स का भी असर होता है और बूढ़ी माँ भी बरसों बाद गुनगुनाने लगती है। जी जी जी। माँ की ममता और बेटी का दोनों का प्यार, और बहुत अच्छी तरह से आपने इनको बांधा है। एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि आप, वैसे तो ये प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कथ्य यानी शिल्प और विषय वस्तु में से आप किसको महानता देती हैं, प्राथमिकता देती हैं? वैसे तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि भी ये कथ्य अच्छा होना चाहिए या विषय वस्तु, या दोनों ही? नहीं, ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। किसी भी लेखक से ये प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए। देखिए, मेरा कहना है कि जब हम कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में शब्द ही है कहानी, यानी कहन। तो दो बातें हैं, कहन कहने के लिए कुछ हो और फिर कहा किस ढंग से है वो। तो महत्व तो दोनों का है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी पहली बात है उसमें कथ्य होना चाहिए, कहानी हो, कुछ कहने की बात हो, कोई खास बात तो हो। अब ये वो जमाना नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी और वो जंगल में गए और उसके बाद वो शिकार करके राजा लौट आया और बड़ा खुश हो गया। नहीं, जब तक कुछ हटकर कोई बात ना हो, जब तक उसमें एक ट्विस्ट ना हो, जब तक उसमें साधारण में से कुछ असाधारण खींच अनहोनी बात ना हो जो पाठकों को छुए अंदर तक या झंझोड़े या उनको हैरान कर दे, चौंका दे, तो कथ्य पहली चीज है मेरे अनुसार। लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि आपने कथ्य तो कह दिया, तो जैसे एक कहानी सुना दी,
लेकिन वो कहानी जब तक उसमें शिल्पगत खूबियां नहीं होंगी, कलात्मकता नहीं आएगी, तब तक आप एक अच्छे कहानीकार नहीं बनेंगे। आपने कहानी सुना दी, कहानी तो हमारी नानियां भी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, माँ सुनाती हैं, लेकिन जब लेखक कहानी सुनाता है तो उसमें शिल्पगत खूबियां होती हैं, उसमें रूपक होते हैं, उसमें बिंब होते हैं, है ना। कोई बात सीधे सीधे कह दी तो वो तो एक निबंध हो गया, लेकिन कहानी में हमने जब तक कुछ कहा, कुछ अनकहा छोड़ दिया, कुछ कुछ चीजें हमने एक नजारा भर दिखा दिया। मतलब कहने का है कि लेखक का सबका अपनी अपनी एक शैली है, अपना अपना एक सलीका है। तो सलीका है अब कपड़े पहनने का, एक स्त्रियां है वो साड़ी पहनती हैं, अब हिंदुस्तान में साड़ी पहनने के कितने तरीके हैं, तो हर लेखक का अपना एक तरीका, एक शिल्प होना चाहिए। अगर शिल्प नहीं होगा तो हम भीड़ में खो जाएंगे, फिर हम भीड़ से अलग खड़े नहीं हो सकते, इसलिए शिल्प भी बेहद जरूरी है। जी, बहुत अच्छा। लेकिन शिल्पगत चमत्कार इतना ना हो कि उसमें कहानी खो गई, वो भी नहीं होना चाहिए कि वो जंगल, वो भी नहीं होना चाहिए कि शिल्प का हमने जंगल इतना बड़ा वितान खड़ा कर दिया कि कहानी उसमें कहीं गुम हो गई। तो दोनों का संतुलन, बड़ा खूबसूरत संतुलन हो, तभी कहानी, कथा का रस जो है वो पाठक को मिलता है, और फिर वो कहानी एक आसन पर पढ़ता है तो फिर अंत तक पढ़ता जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात बताई। मुझे ये पता चला था कि आपकी कुछ रचनाओं का जापानी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। वो जी पुस्तक जी रूप जी। में हुआ है या कुछ सिलेक्टेड पोएम्स या सिलेक्टेड स्टोरीज में? न, ये पुस्तक के आकार में नहीं है। असल में कुछ साल पहले भारत की 5 कवित्रियों की कविताओं का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसमें अनामिका, सविता सिंह, और मुझे 2-3 के नाम याद नहीं है, ईला कुमार, और एक मैं थी और एक और। तो हमारी कुछ कुछ कविताएं मांगी गई थी कि उनका जी जापानी भाषा में हम अनुवाद करेंगे, और वो जी उस समय कुछ कविताओं का अनुवाद किया गया था इंडो जापान कोलैबोरेशन से, और फिर भारतीय जापानी जो सरकार, दोनों सरकारों की वो एक मिली जुली ये था, प्रयास था। और फिर जेएनयू में ना एक पोइट्री सिंपोजियम की हुआ था, तो जी उसमें मतलब फिर हम सारी कवित्रियों को बुला के, जापानी सरकार की तरफ के भी थे कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे, और वहां वो फिर कविता पाठ हुआ था, कविता गोष्ठी समारोह हुआ। जी, तो कुछ जी कविताओं का हुआ है मेरा, जी किताब जी अभी जी, नहीं। बहुत, हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपको, मुझे पता चला था कुछ इनाम सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। वो थोड़े से संक्षेप में आप अपने अपने हमारे दर्शकों को बारे में बताएं, तो कौन से इनाम जो है सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं? देखिए, मुझे 2011 में मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पर बाल कथा लिखने की ये हुआ था, एक प्रतियोगिता कहिए जो कहिए, उसमें जी मेरी कहानी गुलाब का फूल को पहला पुरस्कार और मिला था उस समय। जी जी पहला पुरस्कार मिला था, वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। उसके बाद फिर यहाँ पर बिहार में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं साहित्य से जुड़े हुई, तो यहाँ की एक बहुत पुरानी संस्था है जो मुझे लग रहा है 200-150 वर्ष पुरानी, बिहार साहित्य सम्मेलन। उन्होंने मुझे मेरी साहित्यिक योगदान के लिए मुझे 2 बार पुरस्कृत किया। एक बार तो हिंदी सेवी पुरस्कार और एक बार शताब्दी पुरस्कार उन्होंने दिए। और उसके अलावा मुझे बहुत सारी संस्थाओं से नामित पुरस्कार भी काफी मिले, जिसमें मुझे मतलब विमेन्स अचीवमेंट अवार्ड करके मुझे एक नव अस्तित्व फाउंडेशन है उन्होंने दिया। उसके बाद में मुझे दैनिक जागरण ने दिया, फिर दैनिक भास्कर ने एक शैक्षिक सम्मान दिया। तो इस तरह से नामित, एक प्रेमचंद खन्ना अवार्ड, ऐसे मुझे टेरी जो संस्था है दिल्ली की, उन्होंने भी कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार दिया। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की दुआ से कुछ एक पुरस्कार मिलते रहते हैं, मनोबल बढ़ता रहता है। जी जी जी,
आपका मैं चाहूँगा कि बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बहुत सी अच्छी जानकारी दी। आपने लेखन के बारे में, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में मैं आपके से फिर एक बार धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ आप ऐसे ही लिखते रहें, नाम कमाएं, अपना भी, अपने राष्ट्र का भी, अपने देश का भी बहुत ऊंची आपका नाम हो। अंत ਵਿੱਚ मैं सारे दर्शकों ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਮ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे पंजाबी दर्शकों के लिए है और मुझे बहुत प्यार है उनसे, क्योंकि साडा पंजाब भारत दा मान है ते पंजाबी सब तो मिठी भाषा है। ये मेरे दिल दे बड़ी करीब है क्योंकि मैं हिमाचल तो हाँ और 71 तो पहला हिमाचल पंजाब का हिस्सा सी। इसलिए मेरी पहाड़ी बोली विच पंजाबी दी झलक है। तो मुझे लगा मैं जब तक मैं 4 वाक्य में ना बोलूं अपने पंजाबी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए कि मुझे कितना प्यार है उनसे। अब मैं 36 सालों से बिहार में रह रही हूँ, भोजपुरी और मगही और मैथिली के बीच, लेकिन पंजाबी और हिमाचली दिल से जाती नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस मंच पर लाने के लिए और इस खूबसूरत सत्र के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।